हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसका जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है। आई होप आपको ये प्राप्त हो गया होगा। तो आप इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें अभी आपको जो भी टॉपिक है उसका समरी एज वेल एज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे रेलेवेंट है, कौन से पॉइंट में आपको ध्यान देना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। ओके, तो ये आपके यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीसीएस के लिए रेलेवेंट रहेगा। इसी के साथ एक अनाउंसमेंट है कि एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन चल रहा है, तो आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आपको मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप दिया जाएगा, जिसके तहत आपके जितने भी डाउट हैं आप क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ जो भी हम क्लासेस में पढ़ाएंगे उसका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आपको डिफरेंट बुक में रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ जो भी क्लासेस होंगे वो एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा की जाएंगी और नोट्स भी उन्हीं के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा। इसी के साथ जो क्लासेस है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेंगी। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो हमारे इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी को भी एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क में, जिसका नंबर है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का जो पहला आर्टिकल है ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस बताता है 1930s के दौर का और आज के समय का। तो 1930s के दौर में उस समय का पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा था, इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा था, नेशन के बीच रिलेशन कैसा था, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें जो व्यू पॉइंट दिया गया है ये कंपैरेटिव एनालिसिस है। तो ये अभी कैसे इसका इस्तेमाल हम एग्ज़ाम में इंश्योर कर सकते हैं, तो आपको क्या है, इससे जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका एक आपको व्यू मिलेगा, फिर आपका जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके ऊपर एक आपको व्यू मिलेगा, फिर ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको ऐसे राइटिंग में, जीएस पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री समझने में, जीएस पेपर 2 में आपको पॉलिटी समझने में, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक ग्लोबल लेवल में इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट होता है वो समझने में, फिर जीएस पेपर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा कि कैसे देशों का जो भी अनएथिकल एक्शन होता है उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे एस्केलेट हो जाता है, कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स दिखाई देते हैं, कैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन जैसी हालत आती है। तो इससे क्या है, आपको एक ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप होगा। ओके, तो जिससे आप क्या कर सकते हैं, बेटर आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो अभी इसमें अगर मैं आपको इसका समरी समझाऊं तो इसमें क्या है, 1930 में जो सिचुएशन था, जैसे कि राइज ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म देखा जा सकता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि हिटलर का राइज हुआ था जर्मनी में, इटली में मुसोलिनी का राइज हुआ था, फिर आपका सोवियत यूनियन में लेनिन के बाद स्टालिन का ऑथोरिटेरियन रूल आ गया था, जापान में आपका मिलिट्री गवर्नमेंट रूल कर रहा था, स्पेन में फ्रैंको रूल कर रहा था। तो ये जो भी रजीम थी ये बहुत ही ऑथोरिटेरियन रजीम रही है। तो इसका अभी अगर हम पैरेलल ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि चाइना में जी जिनपिंग है, रशिया में व्लादिमीर पुतिन है, फिर डिफरेंट आपके सेवरल यूरोप के नेशन, साउथ अमेरिका के नेशन, फिर एशिया में डेमोक्रेटिक डाउनटर्न देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल एशिया में ही अगर आप देखें तो आप इसमें म्यांमार का एग्जांपल देख सकते हैं, फिर बांग्लादेश का एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, एक पैरेलल ड्रॉ की गई है बिटवीन 1930 टू 1925। तो इससे क्या है, आपको एक अच्छा कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऐसा कंपैरिजन हमें खुद सोचना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है, ये इस आर्टिकल में ये व्यू आपको रेडीमेड दे दिया गया है। ओके, फिर आपका जो डिफरेंट डेमोक्रेटिक नेशंस है जैसे यूएसए है, ओके, फिर आपके यूरोपियन नेशंस है, इंडिया है, तो इसमें भी क्या है, आपके ग्रोइंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रोइंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट क्या करता है, देश को इनवर्ड लुकिंग बनाता है। तो जिससे क्या होता है, आपके जो भी यूनिलैटरल डिसीजंस लेते हैं उससे ग्लोबल लेवल में जो इकोनॉमी है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसमें इम्पैक्ट दिखाई देता है।
तो अभी अगर ये आपका कैसे पॉलिटिकल फील्ड में हमने कंपैरिजन देखा, फिर इकोनॉमी में अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उसमें मेन जो कारण था ये था कि यूएस ने जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ली थी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब यूएस जब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज लेगा अगेंस्ट उस समय के जो यूरोपियन पावर्स थे, जैसे इंग्लैंड हो, इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, तो वो देश भी रिटेलिएट करेंगे। तो क्या किया, जो टैरिफ वार अब आज आज आप आज के समय में देख रहे हैं, तो ये जो टैरिफ वॉर था ये उस समय भी चल रहा था, जिसके वजह से क्या हुआ कि यूएस ने जब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ली तो डिफरेंट यूरोपियन नेशन ने भी क्या किया, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लिया, जिसके वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था, जो वैल्यू जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो बंद हो गया, और जिससे क्या है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उन्होंने लॉस झेलना चालू किया। उसके उनके वेयर हाउस में स्टॉक पाइलिंग रह गए, जो भी सामान थे वो नहीं बिके, और जो आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी था वो भी घट गया, और इंडस्ट्री ने जो भी लोन ले रखा था बैंक से वो भी नहीं चुका पा रहे थे, बैंक का लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ, आपका एक प्रॉब्लम उभर के आया, और उसी को कहा जाता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। तो आज के समय में आप जो भी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स देख रहे हैं बाय यूएसए, बाय चाइना, या फिर बाय डिफरेंट नेशंस, तो ये क्या कर रही है, आपका 1930 का समय को ही दर्शा रही है। तो एक पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यूएस चाइना का जो आप ट्रम्प एरा 1 में देख सकते हैं कि ट्रेड वॉर था, फिर एरा 2 में भी आप ट्रेड वॉर देख सकते हैं। जैसे अभी यूएसए क्या कर रहा है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन बॉडी है उससे विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही हैं, जो ग्लोबल लेवल में एक फ्री ट्रेड का माहौल है उसको बिगाड़ रही है, जिससे क्या हो सकता है, नियर फ्यूचर में ग्रेट डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो यही चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। फिर आपका जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटिंग इनटू ग्लोबल थ्रेट्स, तो जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस समय भी आपके क्या है, डिफरेंट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे थे, जैसे स्पेनिश सिविल वॉर, सीनो जापानीज वॉर, मतलब चाइना और जापान का वॉर। तो उसी तरह से आज के समय पे आप देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट में टेंशन है, तो इज़राइल पैलेस्टाइन जो इशू है वो, फिर डिफरेंट जगह पे जैसे सीरिया पे प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, रीजनल डीस्टेबलाइजेशन को क्रिएट कर रही है। तो ये जो रीजनल डीस्टेबलाइजेशन है यही बाद में क्या होता है, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाता है। फिर ताइवान स्ट्रेट में, साउथ चाइना सी में आप जो राइवलरी है वो देख सकते हैं बिटवीन चाइना एंड यूएसए। फिर इंडो पैसिफिक रीजन में भी आप इंडिया चाइना का डिस्प्यूट देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, 1930 का जो दौर था उस समय जो टेंशन था वैसा ही एक सिमिलर सिचुएशन, एक सिनेरियो हम आज के समय में भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें अभी अलग क्या है, ओके वो देखना ज़रूरी है कि डिफरेंसेस क्या है। तो उस समय में क्या था, आपके 1930s में न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट नहीं था, लेकिन आज के समय पे क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट है। कि अगर वार एस्केलेट होता है और ग्लोबल लेवल में कॉन्फ्लिक्ट अगर आपका चालू हो जाता है, तो ये क्या कर सकता है, आपका वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट कर सकता है। प्लस उस समय पे आपका जो टेक्नोलॉजी था वो इतना डेवलप नहीं था। फॉर एग्जांपल अभी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, फिर ये जो भी फिर क्वांटम कंप्यूटिक्स, रोबोटिक्स, तो ये जो भी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है, तो ये चीज़ें क्या कर सकती है, वार को एक डिफरेंट लेवल में लेके जा सकती है। फिर और नए कैसे प्रॉब्लम है, जैसे क्लाइमेट चेंज का जो क्राइसिस है, ये 1930s के समय में इतना ग्रीम नहीं था जितना आज है। जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट दिखाई देते हैं, फूड एंड वाटर का स्कैसिटी है। तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि फूड को लेके, वाटर को लेके देशों के बीच में वार छिड़ जाए, क्योंकि इन सभी आपके फूड में, वाटर में स्कैसिटी आ रही है और पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो इन फ्यूचर क्या है, इन रिसोर्सेस को लेके वार छिड़ सकता है। जैसे एक समय पे आप, जैसे फर्स्ट गल्फ वॉर, जो एक ऑयल को लेके एक वार है। तो ये सभी चीज़ें इन फ्यूचर क्या है, अदर नेचुरल रिसोर्स जैसे फूड और वाटर को लेके हो सकती है। तो यही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है।
ओके, तो बाकी इसका पोटेंशियल आउटकम एंड सिनेरियो क्या बन सकता है कि अ न्यू वर्ल्ड वार बन सकता है, जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है इन फ्यूचर। तो इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने भी कहा था कि वर्ल्ड वार 1-2 तो हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो दुनिया फिर से फोर्थ वर्ल्ड वार नहीं होगा, मतलब दुनिया ही नहीं रहेगी। तो वही चीज़ें हमें क्या करनी है, इस आर्टिकल से अपनी समझ में डेवलप करनी है। ओके, जिससे हम बेटर आंसर राइटिंग कर सकेंगे, आप अपना पर्सपेक्टिव भी आंसर में डाल सकेंगे। तो उसके लिए क्या है, आपको पर्सपेक्टिव डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें इस आर्टिकल से हमें ये बढ़िया एक पर्सपेक्टिव, एक कंपैरेटिव एनालिसिस मिलता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें पढ़ने को मिलती है। और इसी के साथ जो PSIR ऑप्शनल है जिनका आपके UPSC में, उनको ये सभी चीज़ें समझने को मिलती है। लेकिन अभी बाकी जिनका PSIR ऑप्शनल नहीं है, या फिर स्टेट PCS में कभी ये भी कहा जाता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज कम है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी चीज़ का वेटेज कम नहीं होता है। आपको जो पूरा सिलेबस दिया गया है उसको बढ़िया से पढ़ना ज़रूरी है। उसका वेटेज डिसाइड करेगा जो बोर्ड है, APSC है या UPSC है या फिर MPPSC है, तो जो कमीशन है वो इसको डिसाइड करेगी। ओके, तो आपको क्या करना है, पूरी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो उससे अभी आप जो प्रेजेंट में जो टेंशन है, जैसे रशिया यूक्रेन का जो टेंशन है, या फिर जो आप इजराइल और पैलेस्टीनियन का जो एक इशू है, वो समझने के लिए आपको करंट से समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा कि वर्ल्ड में कौन सी ऐसी इवेंट थी जिसके वजह से ये टेंशन अभी भी है। ये ज़रूरी रहता है जानना। ओके, नेक्स्ट है अ लीडर एंड 19 मंथ। तो इसमें स्पेशली हमारे फॉर्मर PM लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी ये आर्टिकल कैसे इम्पोर्टेंट रहेगा, नंबर 1 कि जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में हमें जानना ज़रूरी रहता है, स्पेशली उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पॉलिटी में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो उसके लिहाज से क्या है, पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे GS पेपर 1 में पूछ लिया जा सकता है, GS पेपर 2 में पूछा जा सकता है, फिर GS पेपर 4 में भी पर्सनालिटी के जो एट्रीब्यूट्स है वो पूछी जाती है कि उनको कैसे हम सिविल सर्वेंट के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें अभी जो शास्त्री जी का कंट्रीब्यूशन है एज PM, वो कैसा रहा है वो जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनका जो टेन्योर था वो सिर्फ 19 मंथ का था, लगभग 1.5 साल के लगभग था। तो इस समय में उन्होंने जो लीडरशिप दिया हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने में, फिर हमारा जो रिलेशन है डिफरेंट नेशन के साथ उनको डेवलप करने में, तो उनका कैसा रोल रहा, स्पेशली इसमें क्या है, फूड सिक्योरिटी में और नेशनल सिक्योरिटी में लाल बहादुर शास्त्री जी का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टरशिप का रोल है वो संभाला जून 1964 में, आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी। तो 64 और 66 के समय इंडिया ने 2 बड़ी प्रॉब्लम देखी। एक तो फूड क्राइसिस कि हमारे पास फूड सफिशेंसी नहीं था और इसीलिए हम इंपोर्ट करते थे अंडर PL 480 प्रोग्राम फ्रॉम USA। तो वो उसमें भी हमें क्या है, US के कंडीशंस को मान के चलना पड़ता था, जो हमारे लिए एक ह्यूमिलिएशन था। ओके, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड पॉलिसीज बनाए MS स्वामीनाथन जी के साथ मिलके, क्योंकि हमारे देश का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उनका फादर MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे बड़ा रोल प्ले किया है लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और इसी के साथ जो 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, तो उसमें भी शास्त्री जी का जो लीडरशिप रोल था, उसकी वजह से देश ने ये वार सैनिकों के दम पे जीता। और इसीलिए उस समय शास्त्री जी ने एक स्लोगन भी दिया था, जय जवान जय किसान, कि 2 बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय, एक फूड सिक्योरिटी और एक हमारा बॉर्डर का सिक्योरिटी। तो दोनों में ही सफलता हासिल की शास्त्री जी के लीडरशिप के दौरान। तो इसीलिए शास्त्री जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इन फ्यूचर एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी क्या है, बहुत ही आपके अंडर अप्रिशिएटेड एंड अंडर एक्नॉलेज लीडर की तरह गिने जाते हैं।
जबकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हाईली एक्नॉलेज करना, हाईली अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन फ्यूचर इनका कंट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है। और जो आपका एक डेंजरस डेकेड है, 60 से लेके 70 हमारे लिए क्या है, डेंजरस डेकेड है। एक तो फूड शॉर्टेजेस था, 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ, जिसमें हमें हार देखना पड़ा, जो एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था। तो 65 का जो हम वार था, उसको जो हम उसमें जो सफलता हमने प्राप्त की, उसके वजह से हमारा जो एक ह्यूमिलिएशन था वो चला गया और हमने अपना जो डिग्निटी था उसको रीगेन किया। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो हमने फूड सिक्योरिटी हासिल कर ली और हम फूड इंपोर्टर से फूड एक्सपोर्टर में तब्दील हो गए। तो इसमें शास्त्री जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये सभी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। और ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि कितने स्टेबल तरीके से, कितने कामली शास्त्री जी ने जो दो बड़े प्रॉब्लम थे, फूड सिक्योरिटी के और नेशनल सिक्योरिटी के, दोनों को हासिल किया। और इसी के साथ उनके इंस्टीट्यूशनल रोल भी आप देख सकते हैं। क्रिएशन ऑफ की इंस्टीट्यूशंस लाइक पीएमओ क्रिएट किया, सीबीआई, सीबीसी, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, जिसको आज के समय पे सीएसीपी कहा जाता है, जो हमारा एमएसपी को डिसाइड करता है और फाइनल अप्रूवल देता है बाय पीएम का जो पीएम साहब का जो आपका कैबिनेट ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो। तो ये सभी चीज़ें को उन्हीं ने सेटअप किया था। तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनको उसको भी सेटअप किया गया। तो इसीलिए आपका शास्त्री जी का जो रोल है इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें आप पीएमओ, सीबीआई, सीबीसी, एपीसी, बीएसएफ, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन, 1965 का वॉर, फिर इसमें एक एग्रीमेंट भी हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट 1966 में। तो वो उज़्बेकिस्तान के जो सिटी है ताशकंद, वहाँ पे हुआ था। लेकिन वहाँ पे मिस्टीरियसली लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया था। तो ये मिस्ट्री तो अभी तक खुला नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारी फिल्म भी बनी है, डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, तो वो भी आप क्या है फ्री समय पे देख सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस। तो अभी सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो ये जो सोशल एक्सचेंज का आइडिया है ये आपके यूनियन बजट 2019-20 में लाया गया था और 2023 में सोशल स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टिंग एनएसई और बीएसई में चालू कर दिया गया था, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो अभी ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसमें आपकी जो डिफरेंट एनजीओ है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, वो क्या करती है, आपकी आईपीओ लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्यों? ताकि फंड रेज किया जा सके। किस लिए? आपके डिफरेंट जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको दूर करने के लिए, जैसे पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए। तो इसके लिए क्या है, जैसे आप अभी क्या करते हैं, टाटा का शेयर खरीदते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो क्या करते हैं, फिलान्थ्रोपिक एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो फिलान्थ्रोपिक एक्टिविटी क्या हो गया, मानव हितवादी काम करना चाहते हैं। तो सीधा अगर नहीं कर सकते हैं तो वो पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उससे वो क्या कर सकते हैं, जो सोशल स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी इसमें रिटर्न का मेन बात नहीं रहता है, इसमें मेन बात ये रहता है कि जिनको बहुत ही खुशी मिलती है कि हमें क्या करना है, डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ में खर्च करने हैं, तो उसके लिए आप खर्च कर सकते हैं। ओके। और जो आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ है, वो सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस से पैसे या फिर फंड रेज कर सकती है फॉर डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अभी ये जो आर्टिकल है ये आपके जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रह सकता है। और ध्यान रखिएगा, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस है उनको रेगुलेट किया जाता है बाय सेबी। और जो हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उनमें भी आपके सोशल स्टॉक को लिस्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए बीएसई और एनएसई ने एक डिफरेंट सेगमेंट भी चालू किया है। ओके, तो ये देखना ज़रूरी रहेगा। तो इसमें आपका प्री एज वेल एज मेंस दोनों के लिहाज से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी चीज़ें आपको बताई जा सकती है वो इसमें दिया है। तो डेफिनेशन क्या है इसको आप देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्या है वो तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी ग्लोबली भी डिफरेंट एग्जाम्पल है,
जैसे यूके में है, कनाडा में है, ओके, ब्राज़ील में है, साउथ अफ्रीका में है, तो इनमें भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट डेवलप हो चुका है ऑलरेडी। ओके, फिर आप इसका मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस भी देख सकते हैं कि जो आपका आज का जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट आया है 1920 का बजट में, तो क्या पास्ट में ऐसे कुछ कंसेप्ट थे क्या? तो थे। एंशियंट इंडिया में क्या था? चैरिटी का कंसेप्ट था, फिलांथ्रोफी का कंसेप्ट था। तो हमारा धर्म भी कहता है कि, या फिर जो वैदिक टाइम है उस समय भी डिफरेंट टेक्स्ट ये कहता है कि आपका क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। दान पुण्य बोलते हैं ना, कि दान करने से क्या होता है? उससे पुण्य मिलता है। तो आप क्या है? सोशल बीइंग है, और एज सोशल बीइंग आप जब सोसाइटी में अपने दूसरे भाई बहनों को भाई बहनों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जब मदद करेंगे तो उससे क्या होगा? आपको पुण्य मिलेगा। ओके, तो मेडिएवल समय में भी आप देख सकते हैं कि मुगल पीरियड में भी क्या है, इस तरह की चैरिटी या फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी देखी जाती थी। और ये हिंदुइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, इस्लामिक रिलीजन हो, क्रिश्चियनिटी हो, तो सभी में क्या है? चैरिटी और फिलांथ्रोपी के बारे में कहा गया है। तो इससे आपको क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। और मॉडर्न समय में आप राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, गांधी जी, इनके आप कंट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे सोशल वेलफेयर में फोकस किया था। और गांधी जी ने एक ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट भी दिया था कि जो जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है वो क्या कर सकते हैं? उनको जितना वेल्थ चाहिए उतना रख के बाकी वो सोशल एक्टिविटीज़ में लगा सकते हैं ताकि लोगों का वेलफेयर इंश्योर किया जा सके। और पोस्ट इंडिपेंडेंस आप कोऑपरेटिव, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनका इमर्जेंस भी देख सकते हैं। और फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं? जो आपके सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इसका आइडिया को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। ओके, ताकि सोसाइटी में हम क्या कर सके? आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, वेलफेयर, इन सभी चीज़ों को इंश्योर कर सके। तो इसमें बाकी आपका इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल लेवल में भी डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई है। और बाकी सेबी का क्या रोल है इसमें, ये भी इसमें दिखाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये आर्टिकल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझना ज़रूरी है। और पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मॉडल क्वेश्चन फॉर प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी सीएससी क्वेश्चन। ओके, तो इसमें देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है वो निकालने दिया है। करेक्ट कभी पूछता है, इनकरेक्ट। ओके, तो इसमें अभी करेक्ट कौन सा है? 1 और 2 करेक्ट है। अगर इनकरेक्ट निकालने देता तो कौन सा इनकरेक्ट होता? ये वाला। ओके, तो इसमें आपका 3 का ऑप्शन रहता। अभी तो इसमें 3 का ऑप्शन नहीं है कि इनकरेक्ट, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि करेक्ट निकालने दिया है या इनकरेक्ट। हम क्या करते हैं? सीधा जंप कर जाते हैं करेक्ट में, ये स्टेटमेंट पढ़े बिना। तो ये छोटी छोटी गलतियां हमें क्या करती है? प्रीलिम्स के स्टेज में ही आउट कर देती है। तो आपको करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, रॉन्ग पूछा है या राइट पूछा है, ये देखना ज़रूरी रहता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। बाकी ये आपका एक मेंस क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो ये पास्ट में पूछा जा चुका है ऑलरेडी 2023 में। और इसमें अभी आपको एक पैटर्न और मैं सिखाना चाहूँगा कि ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा गया 2023 में, आप ध्यान दीजिए कि 1920 का बजट में ये चीज़ों को जिक्र किया गया था बजट में, बजट के दौरान। उसके बाद 2023 में सेबी ने इसको लॉन्च कर दिया था। तो इसीलिए क्या हुआ? ये चीज़ें क्वेश्चन में आ गई है। और ये कब पूछा गया था इसका ईयर मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती है, गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव्स लेती है, वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में या फिर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। चाहे वो प्री हो, आपका मेंस हो, या फिर ऑप्शनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या इंटरव्यू में भी पूछ लिया जा सकता है। तो इसमें अभी ये पूछा गया है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए कैसे हम सस्टेनेबल गोल को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट आपके सस्टेनेबल गोल 1, 3, 4, 10, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग ब्रिक्स एनडीबी मेंबरशिप एक्सपेंशन। तो ब्रिक्स का एक खुद का बैंक है, उसको कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स ने अपना एक खुद का बैंक डेवलप किया 2014 में, ताकि जो वेस्टर्न डोमिनेंस है उसको कम किया जा सके। तो अभी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? 2 इंटरनेशनल फाइनेंशियल गवर्नेंस के लिए, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। उसी के साथ ट्रेड इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये थोड़ी क्या है, वेस्टर्न डोमिनेंस है इसमें। तो अभी कोई भी जब एशियन कंट्री या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री आपके आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से उधार लेता है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का क्या होता है, स्पेशली आईएमएफ आपके डोमेस्टिक पॉलिसी एडजस्टमेंट का जो कंडीशन है वो रखती है कि हम लोन तो देंगे लेकिन आपके जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उनको रीअलाइन करना होगा एज पर आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, जो किसको फेवर करता है, डेवलप्ड नेशंस को, लाइक यूएसए, यूरोपियन नेशंस। तो इससे क्या होता है, हमारा जो सोवरेनिटी है, हमारा जो पॉलिसी ऑटोनॉमी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो इसीलिए ब्रिक्स ने क्या किया, एनडीबी का अप्रोच लिया। और एनडीबी अभी क्या करती है, इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड करती है और इसके लिए कोई हार्श कंडीशंस नहीं रहता है और इसके लिए हमें क्या है, डॉलर के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना पड़ता है। तो इसी से क्या है, अभी ये जो भी थर्ड वर्ल्ड नेशन है या फिर आपके ब्रिक्स के जो नेशन हैं, इनको क्या होता है, इनके जो डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी है इसमें जो फाइनेंस चाहिए उसमें सहूलियत मिलती है। तो फर्दर इसमें इसके एक्सपांशन के बारे में बात चल रहा है कि ये और देशों को इसमें इन्वॉल्व करने वाला है। बाकी इसमें अभी के जो भी देश है इनके बारे में मेंशन किया गया है। तो इसमें आपका इसका हेड ऑफिस कहाँ है, संघाई में है। ओके, फिर इसको कब स्टार्ट किया गया, 14 में। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो फैक्चुअल चीज़ें हैं विद कॉन्सेप्ट उसको ध्यान में रखेंगे और मेंस के लिए ओवरऑल कॉन्सेप्ट और फैक्ट तो आपको याद रह जाएंगे जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, तो वो आप सब्सटेंशिएट कर सकेंगे मेंस में। तो इसमें आपका 2021 में बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई और उरुग्वे को इंक्लूड कर लिया गया था। तो अभी पाकिस्तान को इंक्लूड किया जाना बाकी है। तो देखा जाना होगा कि पाकिस्तान को इंक्लूड किया जाता है या नहीं। तो इससे क्या आपके बेनिफिट हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या रिस्क रह सकता है, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो ओवरऑल इसको आप इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, फिर डी वेस्टर्नाइजेशन, डी डॉलराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। क्योंकि आईएमएफ ने 1991 में जब हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के समय बेल आउट किया था, तो उस समय उन्होंने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करने के लिए कहा था। एसएपी कहा जाता है उसको, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, कि आईएमएफ इंडिया को बेल आउट तो करेगा लेकिन इंडिया को अपना इकोनॉमिक पॉलिसी को एडजस्ट करना होगा आईएमएफ के मुताबिक। फिर आपका जो ईस्ट यूरोप में जब क्राइसिस आया था तब भी उन्होंने क्या किया था, शॉक थेरेपी दिया था। तो उस समय ईस्ट एशिया के देशों में भी 1991 में जब कोल्ड वार ख़त्म हो गया था, यूएसएसआर टूट के आपका नया 15 नेशन बना था। तो उसी 15 नेशन में से एक क्या है, रशिया है, यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। तो ये सभी देश आपके ईस्ट यूरोप के देश हैं। तो इन देशों में भी इकोनॉमिक डाउनटर्न देखने को मिला था, लेकिन आईएमएफ ने मदद किया अंडर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कि आप अपना स्ट्रक्चर को एडजस्ट कीजिए तभी हम लोन देंगे। जो अदर कैपिटलिस्ट नेशन है उनके जो भी आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ कीजिए देश में, तभी हम आपको मदद करेंगे। तो उस तरह से क्या होता है, आपका जो ऑटोनॉमी होता है वो वायलेट होता है, जो सोवरेनिटी होता है वो वायलेट होता है कि आपको जो मदद चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, दूसरे देशों के मुताबिक या फिर जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस है उसके मुताबिक आपको पॉलिसी एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपको ओवरऑल समझना ज़रूरी है। बाकी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने एडजस्ट की है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से टेकल कर सके जब ऐसा कोई टॉपिक आए। ओके, तो प्री और मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डी डॉलराइजेशन के बारे में जो मेंशन किया था वो इसमें मेंशन है। बाकी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ये सब भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका व्हाट्स ड्राइविंग अप गोल्ड प्राइजेस। तो गोल्ड का प्राइस अभी क्यों हाइक हो रहा है, तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में आप वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। ट्रम्प साहब के चुन के आने के बाद, रशिया यूक्रेन के वार की वजह से, मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से, फिर एशिया में आपके जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं लाइक म्यांमार क्राइसिस हो या फिर बांग्लादेश क्राइसिस हो या फिर पास में जो श्रीलंका क्राइसिस होके गया है,
तो इसके वजह से क्या है, इंटरनेशनल लेवल में जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसमें वॉलेटिलिटी आ गई है, और जो भी इन्वेस्टर्स है उनके पैसे में जो रिटर्न आना चाहिए वो रिटर्न नहीं आ पा रहा है। फॉर एग्जांपल आप इंडिया का शेयर मार्केट ही देख सकते हैं कि कितना गिर चुका है। ओके, 10-20% गिर चुका है। लेकिन जो गोल्ड है, अगर उसमें इन्वेस्ट किया जाए ना, तो गोल्ड का प्राइस क्या है, इतना फ्लक्चुएट नहीं करता है। वो हमेशा ही आप ने अगर 1 साल पहले गोल्ड खरीदा होगा तो उसका प्राइस अभी ज़्यादा ही होगा, या 10 साल पहले खरीदा होगा तो उसका प्राइस अब बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में आपको मिलेगा। तो गोल्ड क्या करता है, अच्छा रिटर्न देता है, और ये एक क्या है, सेफ एसेट है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप हेजिंग करेंगे, हेजिंग मतलब जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे क्या है, देश को गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा, और गोल्ड इंपोर्ट करने से क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर चला जाता है, फिर हमारा जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। तो इसीलिए इसको कैसे एडजस्ट किया जाए, तो इसीलिए आपका गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाया गया है कि जो भी आपके घर में आइडियल गोल्ड है वो आप क्या कर सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, और उससे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। फिर अच्छा इंटरेस्ट आपको कमाई होगा, और आपका जो एसेट है वो भी सेफ रहेगा। नेक्स्ट आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी लाया गया, जिसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लॉन्च करवाएंगी थ्रू आरबीआई। तो आप गोल्ड खरीदने के बजाय क्या कर सकते हैं, आप गोल्ड बॉन्ड स्कीम खरीद सकते हैं, जिसमें आपको गोल्ड तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको 7-8 साल में क्या करेगा, जब आपका वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जब मैच्योर्ड हो जाएगा तो उसमें आपको उस आज से 8 साल बाद गोल्ड का जो प्राइस है वो आपको मिल जाएगा, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, गोल्ड भी खरीद सकेंगे। तो इस तरह से क्या कर रही है गवर्नमेंट, डिफरेंट पॉलिसी एडजस्टमेंट कर रही है ताकि गोल्ड के रिगार्डिंग जो क्रेज़ है उसको कम किया जा सके। तो बाकी यही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, और ध्यान रखिएगा ऑलरेडी प्रीलिम्स में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, फिर आपका गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये सभी कंसेप्ट को पूछ चुकी है। तो यूपीएससी हो, अदर स्टेट पीसीएस क्या करती है, आपके आजकल जो क्वेश्चन है उसको कंसेप्चुअली पूछती है। यूपीएससी तो पहले से ही कंसेप्चुअली पूछता है, आजकल स्टेट पीसीएस भी क्या है, क्वेश्चंस को सिर्फ आपके फैक्ट नहीं पूछती है, कंसेप्चुअल चीज़ें भी पूछ लेती है। पहले आप देखते हैं ना, एक क्वेश्चन पेपर के एक पेज में आपको 10-12 क्वेश्चन या फिर मिनिमम 4-5 तो क्वेश्चन मिलते ही हैं। आज के समय पे सिर्फ 1-2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन मिलता है, तो उसका मतलब क्या है कि पूरा कॉन्सेप्ट ही लिख देता है, तो आपको उसे करेक्ट इनकरेक्ट निकालना पड़ता है। तो ये जो भी गोल्ड रिलेटेड स्कीम है ये पूछी जा सकती है। ओके, बाकी ओवरऑल मेंस के लिए आप इसको देख सकते हैं। तो क्यों आपका गोल्ड का डिमांड सर्ज हो रहा है, जो अभी बताया कि आपका बाकी जो एसेट है वो बहुत वॉलेटाइल है आज के समय पे, बिकॉज क्योंकि ग्लोबल लेवल में क्या है, इकोनॉमिक डाउनटर्न देखा जा रहा है, ट्रेड वॉर देखा जा रहा है। तो इसके लिए अभी क्या कर रही है, जो डिफरेंट सेंट्रल बैंक है वो भी फॉरेन एक्सचेंज की जगह क्या कर रही है, जैसे कि आज इंडिया है तो वो हमारा जो आरबीआई है वो एसेट जमा रखता है, तो उसमें आपके फॉरेन करेंसीज भी रहती हैं। तो फॉरेन करेंसी अभी क्या है, जैसे आप यूएसए को देख सकते हैं कि उन्होंने रशिया का जो करेंसी था यूएसए में उसको फ्रीज कर दिया। तो ये सभी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इसलिए क्या करती है अभी सेंट्रल बैंक, क्या कर रही है कि डिफरेंट करेंसी रखने की बजाय गोल्ड को बढ़ा रही है। डिफरेंट करेंसी भी रख रही है लेकिन उसका जो मात्रा है वो कम कर रही है, ताकि जो एसेट है देश का वो सेफ रहे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग इंडिया न्यूजीलैंड ट्रेड डील। तो अभी इंडिया न्यूजीलैंड के बीच क्या है, आपका फ्री ट्रेड टॉक्स चल रहा है। तो 15 में ये जो टॉक था वो स्टॉल्ड हो गया था, लेकिन अभी फिर से रिवाइव हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं यूएसए का जो भी यूनिलैटरल टैरिफ पॉलिसी है, तो अभी यूएसए ने टैरिफ लगाने का थ्रेट किया है इंडिया को, चाइना को, फिर मैक्सिको को, फिर कनाडा को। तो बाकी जो अदर देश है वो भी सोच में पड़ गए हैं कि वो भी क्या करें, अपना जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई करें। तो अभी इसमें क्या है, इंडिया न्यूजीलैंड भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर टॉक्स कर रहा है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम हमें इंडिया यूएस के बीच है वही प्रॉब्लम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में भी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। क्यों? क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है न्यूजीलैंड का और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटी वाइज अच्छे हैं और आपके अफोर्डेबल हैं। तो उनको अगर आपका टैरिफ कम कर दिया गया तो वो जब इंडिया में एंटर करेंगी तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो
कम्पिटिटिव प्राइस में नहीं बिक पाएंगे। और उससे क्या होगा, हमारे जो डोमेस्टिक डेयरी प्रोड्यूसर्स है, फार्मर्स है, उनको लॉस झेलना पड़ेगा। तो देखना होगा कि इन फ्यूचर ये सभी चीज़ों को कैसे टैकल किया जा सकता है। प्लस आपके डिफेंस रिलेटेड डील भी इंडिया न्यूजीलैंड के बीच चल रहा है, जैसे द साइनिंग ऑफ डिफेंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो इसके बाद क्या है, डिफरेंट डील होना है। क्योंकि हाल ही में क्या किया आपके चाइना ने, जो तास्मान सी है, ये तास्मान सी क्या है, आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच है, जो ओसेनिया रीजन है उसके बीच है। तो इसमें चाइना ने क्या किया, मिलिट्री एक्टिविटी किया। तो इससे क्या होता है, अभी जो इस रीजन में न्यूजीलैंड है, इसका सोवरेनिटी को ये चैलेंज करता है। ऐसे तो न्यूजीलैंड क्या है, एक नॉन अलाइन नेशन है। नॉन अलाइन मतलब वो क्या करता है कि किसी न्यूट्रल स्टैंड लेता है, किसी के साथ अलाइन नहीं होना चाहता है। लेकिन जब आपके बैकयार्ड में कोई आके मिलिट्री एक्टिविटी करेगा तो उससे आपको डर तो लगेगा। तो इसीलिए क्या है, न्यूजीलैंड इंडिया के साथ अभी आपका बिजनेस डील हो या फिर डिफेंस डील हो, ये इन फ्यूचर कर सकती है। अभी टॉक्स जारी है, तो देखना होगा कि इन फ्यूचर क्या होता है। ओके, तो ये और एक जो खालिस्तान एक्टिविज्म रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको भी हमने पहले एक आर्टिकल में कवर किया था। तो ये भी आपको इसका भी जिस्ट इसमें दे दिया गया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया न्यूजीलैंड के रिलेशन को आपको एक्सप्लोर करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अंडमान के जो ऑफशोर है। ऑफशोर मतलब अंडमान के लैंड पार्ट के सराउंडिंग जो भी वाटर है, तो उसमें आपके ऑयल और ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी गैस ऑयल को एक्सप्लोर कर रही है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो मीट होगा, क्योंकि हम 85% ऑफ आवर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट नेशन। तो इससे क्या होता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, जैसे गोल्ड के इंपोर्ट से होता है। तो इसीलिए, और प्लस हमारा एनर्जी सिक्योरिटी भी वल्नरेबल रहता है। तो इसीलिए डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेशनल बाउंड्री के अंदर जो भी हमारे रिसोर्सेस है उनको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम आपके एनर्जी में सेल्फ रिलायंट बन सके। तो इसमें ऑयल हो गया, गैस हो गया, अदर जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हो गया, जिनका आज के मॉडर्न इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर रेयर अर्थ एलिमेंट हो गया, जो क्रिटिकल मिनरल की तरह काम करता है। तो इन सभी चीज़ों की खोज चल रही है अंडमान सी में। तो अभी इससे क्या है, हमें इकोनॉमिकली तो बेनिफिट मिलेगा, स्ट्रेटेजिकली बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इसकी क्या है, कुछ एनवायरमेंटल कॉस्ट भी रहेंगी, कि इससे आपका मराइन पोल्यूशन हो सकता है, ऑयल स्पिल हो सकता है। ओके, फिर टूरिज्म में इम्पैक्ट पड़ सकता है, फिर हमारे जो बीच है उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। फिर जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है जो वाटर के ऊपर रिलाई करती है, तो इनके रिसोर्स को गंदा कर सकती है। तो ये सभी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी रहेगा। तो ये जो आर्टिकल है, इसका बेनिफिट एज वेल एज इसका क्या चैलेंजेस है, वो दोनों ही देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है अ ब्रोकन वेलफेयर स्टेट। तो ये फ्री बी पॉलिटिक्स को लेके ये आर्टिकल चर्चे में आया है। तो अगेन इसमें क्या करना है, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस आपको देखना है कि जो फ्री बी एंड वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसके बीच कैसे क्लैश चल रहा है। तो इसका अगर हिस्टोरिकल डायमेंशन देखें डिफरेंट समय में, तो एंशियन और मेडिएवल समय में क्या था, दान का कॉन्सेप्ट था या फिर चैरिटी का कॉन्सेप्ट एंशियन इंडिया में था। तो आप उसमें गुप्ता एम्पायर का, अशोकन एम्पायर का रोल देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे डिफरेंट वेलफेयर पॉलिसीज ली थी, जैसे फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सभी चीज़ें। फिर मेडिएवल समय में आप अकबर का फ्री फूड किचन, पेंशन, ये सभी देख सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रक्चरल वे में नहीं था। आज जैसे स्ट्रक्चर्ड वे में है, गवर्नमेंट पॉलिसी लेती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत, तो वैसे स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं था। फिर ब्रिटिश कॉलोनियल समय में उन्होंने तो एक्सप्लॉयटेशन में ही समय बिता दिया। फिर भी कुछ आपकी वेलफेयर पॉलिसीज़ थी, जैसे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मैक्यूले मिनट लिया गया था 1835 में, 1854 में वुड्स डिस्पैच लिया गया था, फिर 1897 में आपका फमाइन रिलीफ फंड स्टार्ट किया गया था। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चरल वेलफेयर इनिशिएटिव था। और पोस्ट इंडिपेंडेंस समय में आप अगर देखें तो नेहरूवियन सोशलिस्ट मॉडल चालू हो गया था, जिसके तहत क्या किया गया था, आपका 5 ईयर प्लान के तहत
डिफरेंट वेलफेयर मेजर्स लिए गए थे, वो चाहे आपके एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, एग्रीकल्चर में हो। फिर 1991 के बाद लिबरलाइजेशन किया गया। देखिए इसके बाद भी क्या कर रही है गवर्नमेंट, डिफरेंट आपके वेलफेयर पॉलिसीज ले रही है, क्योंकि गवर्नमेंट बाउंड है टू टेक वेलफेयर पॉलिसीज एज पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्योंकि आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 38 है, ये पीपल के वेलफेयर के बारे में बात करता है। 39 आपके इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रमोट करने के बारे में बात करता है। फिर 41 राइट टू वर्क एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए आप आर्टिकल 21A है जो फ्री एंड फेयर एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को प्रमोट करता है। राइट टू वर्क के लिए MG मनरेगा है। पब्लिक असिस्टेंस के लिए आपके डिफरेंट स्कीम जैसे पेंशन स्कीम है। फिर PM किसान वैसे स्कीम आप देख सकते हैं। तो फिर लिविंग वेजेस के लिए, फिर वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए डिफरेंट आपके लेबर कोड, ये सभी चीज़ें डेवलप की गई है। फिर आपका 47 में राइजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन को राइज करने के लिए पोषण जैसे स्कीम आप देख सकते हैं। फिर पब्लिक हेल्थ के लिए आप नेशनल हेल्थ मिशन, उसका फिर रूरल कंपोनेंट, अर्बन कंपोनेंट, ये सब देख सकते हैं। और इसके अलावा और भी डिफरेंट स्कीम है। तो ये सभी चीज़ें जो है ये सही है, ओके, ये वेलफेयर मेजर्स है। लेकिन इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जो कैश देना या फिर आपके टीवी, फ्रिज, पंखे बांटना, तो ये सभी क्या है, फ्री बी में आ जाती है। जो क्या करती है, स्टेट का जो कैपेसिटी है, रेवेन्यू कैपेसिटी, उसको हैम्पर करती है। और स्टेट अगर आपके इन फ्री बी को बांटने लगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो एसेट क्रिएशन है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड, रेलवे, ये सभी डेवलप नहीं होंगी, हेल्थ केयर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, जो आपका वेलफेयर एक्टिविटीज़ है उसको तो लेना ज़रूरी है, लेकिन फ्री बी जो पॉलिटिक्स है उसको हटाना ज़रूरी है। और इसमें ध्यान देना है कि जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ है वो भी टारगेटेड रहे, ताकि जिनको ज़रूरत है उन्हीं को दिया जाए। बाकी जो लोग केपेबल है, खुद से चीज़ें खरीद सकते हैं, एजुकेशन एक्सेस कर सकते हैं, हेल्थ एक्सेस कर सकते हैं, तो या फिर आपके खाना एक्सेस कर सकते हैं, तो उनको सभी चीज़ों को ब्लैंकेट बेनिफिट नहीं देना चाहिए। तो टारगेटेड सब्सिडी जब रखेंगी तब गवर्नमेंट के पास पैसा बचेगा। तो अभी हेल्थ, एजुकेशन, ये चीज़ें फ्री में दे सकती है, ओके, ये चीज़ें फ्री में देना भी चाहिए। बाकी जो भी है आपका फूड हो गया, तो इन चीज़ों को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। फूड सब्सिडी हो गया, फिर आपके फर्टिलाइज़र सब्सिडी हो गया, इन चीज़ों को रैशनलाइज करना चाहिए कि जिनको मिलना चाहिए उन्हीं को मिले। और वो भी एक समय के बाद जब एम्पावर हो जाए तो क्या करना है, उनको बंद करना है। क्योंकि एम्पावर होने, गवर्नमेंट का काम क्या होता है, लोगों को एम्पावर करना, लोगों का कैपेसिटी को डेवलप करना। जैसे अमित्य सेन जी ने कहा है कि लोगों का कैपेसिटी को डेवलप किया जाए। जब लोगों का कैपेसिटी डेवलप होगा तो उनके अंदर फ्रीडम आएगा, वो खुद से सभी चीज़ें कर पाएंगे। तो अभी कैपेसिटी डेवलप करने के लिए क्या है, लोगों को आपका हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, ये सभी चीज़ें देनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्थ में, एजुकेशन में, स्किल में ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ओके। बाकी सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये जो DPSP के जो भी आर्टिकल है इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। फिर सुप्रीम कोर्ट को लेके भी डिफरेंट जजमेंट है, उनको भी ध्यान में रखना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो अभी आपका IT एक्ट ऑफ 2000 है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या करता है, आपका जो डिजिटल आपका स्पेस है उसको कंट्रोल करता है। तो अभी जो इलोन मस्क साहब का जो एक्स है, जो फॉर्मरली ट्विटर के नाम से जाना जाता था, तो इन्होंने क्या किया है, सेक्शन 79 को क्रिटिसाइज किया है, चैलेंज किया है। तो अभी सेक्शन 79 गवर्नमेंट कब यूज़ करती है, पहला तो सेक्शन 79 है क्या, सेक्शन 79 क्या करता है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रोटेक्ट करता है कि जो भी आपके थर्ड पार्टी जो भी कंटेंट जनरेटर है या फिर क्रिएटर है, वो जो भी कंटेंट देती है उसके लिए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन इसमें और एक बात भी मेंशन की गई है कि अगर गवर्नमेंट जो भी प्लेटफॉर्म है उसको सेक्शन 79 के तहत अगर डायरेक्शन देता है कंटेंट मॉडरेशन को लेके, तो उसमें उनको ध्यान देना होगा। क्योंकि आपके सोशल मीडिया पे या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे क्या होती है, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है जिससे आपके कम्युनल हैट्रेड, नेशनल सिक्योरिटी,
पब्लिक ऑर्डर वायलेट हो सकता है। तो इससे गवर्नमेंट को ये पावर मिलता है कि सेक्शन 79 के तहत आपके जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं उनको डायरेक्ट करे कि जो कंटेंट है उसको रेगुलेट करे, और अगर रेगुलेट नहीं करते हैं तो सीधा सीधा सेक्शन 79 क्या कर सकता है, एक्शन भी ले सकता है प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट। तो ये एक तो प्लेटफॉर्म जो भी है सेक्शन 79 उनको आपका लीगल इम्यूनिटी देता है। इसी के साथ अगर वो कंटेंट मॉडरेट नहीं करते हैं तो उनको उनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। बाकी इसके अलावा भी हमने और एक आपका सेक्शन देखा था, ओके, वो था, मुझे जहाँ तक ध्यान है 69A था वो, ये रहा 69A। और 69A IT एक्ट का क्या कहता है कि सरकार सीधा क्या कर सकती है, डिफरेंट जो आपके वेबसाइट है, अकाउंट है, इनको ब्लॉक कर सकती है, जिससे आपका नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, ये सब वायलेट होता है। तो अभी इसमें क्या है, जो भी आपके डिजिटल कंटेंट है, ओके, उसको कैसे गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, कितना रेगुलेशन होना चाहिए, ओके। तो फिर रेगुलेशन से लोगों का जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो कितना वायलेट होता है, या फिर कितना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो डिफरेंट लॉ है उनके सेक्शंस को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, आप LLB नहीं कर रहे हैं, वही चीज़ें आपको देखनी है जो आपके डिबेट में है, जो चर्चे में है। तो उन लॉ का जो जो सेक्शन डिबेट में है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। बाकी पूरा आपको IT लॉ को एकदम सेक्शन 1 से जितना सारे सेक्शन है वो सभी नहीं पढ़ना है, ओके। जो डिबेटेबल है, जो न्यूज़ में आ रही है, उन सेक्शंस को ध्यान से देखना है, ओके। तो उससे क्या है, आपका एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। बाकी सेक्शन आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, ये सभी चीज़ें भी क्या है, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो अभी आपको दे दिया कि जैसे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, तो इसमें 1, 2, 3, 4, तो समझ लीजिए इसमें ये ऑप्शन उठा के कोई और एक ऑप्शन दे देगा जो गलत रहेगा, तो आपको करेक्ट या इनकरेक्ट ढूंढने को बोलेगा। अगर इनकरेक्ट बोला तो इसमें जो गलत ऑप्शन रहेगा इसको हटा के तब उसको देना होगा, टिक करना होगा, और सही बोलेगा तो ये 3 जहाँ पे ABC रहेगा वो सही होगा, वो ध्यान रखिएगा आप, ओके। बाकी सेक्शन 69A क्या कहता है, 79 क्या कहता है, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो इसमें सेफ हार्बर प्रोटेक्शन फॉर इंटरमीडियरीज कहा गया है कि सेक्शन 79 जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंटरमीडियरी कहा जाता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन प्रोटेक्ट तब तक ही करता है जब तक वो देखते हैं कि जो कंटेंट है वो सही है, और उन्होंने जो भी उसमें मिस इन्फॉर्मेशन है उसको हटाया है। लेकिन वो जानबूझ के अगर उस मिस इन्फॉर्मेशन को अगर कंटिन्यू रखते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है, ओके। तो इसी को लेके आपके एक्स ने क्रिटिसाइज़ किया है। तो एक्स ने क्रिटिसाइज़ किया मतलब एलोन मस्क ने क्रिटिसाइज़ किया है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वाई साइंटिस्ट वेर सरप्राइज टू फाइंड लाइफ अंडर अंटार्कटिक आइस शेल्फ। तो अभी इसमें पहले तो हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में समझना ज़रूरी है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, जो आपके आइस है वो मेल्ट हो रहे हैं, वो चाहे आपके एंटार्कटिक में हो, आर्कटिक में हो, या फिर हिमालयन रीजन में हो। तो इससे क्या हो रहा है, नई चीज़ें उभर के आ रही है कि जो एंटार्कटिक का आइस सेल्फ है उसके नीचे भी क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ देखे जा रहे हैं। तो अभी ये चीज़ें क्या है, एक तो आपको क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका कैसे जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें क्या चेंजेस दिखाई पड़ रहा है, कैसे नई चीज़ें डिस्कवर की जा रही है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव ये सभी चीज़ें पूछा जा सकता है। बाकी एंटार्क्टिका का कैसे डिस्कवर हुआ डिफरेंट समय में बाय डिफरेंट नेशन एंड डिफरेंट पर्सनालिटीज़, वो चीज़ें इसमें दी गई है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ओके। तो ये सीधा सीधा आपका ये सभी डिटेल्स इतने प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावनाएं कम है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा ताकि अगर पूछा जाता है तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट करके आंसर को डिराइव कर सके, ओके। बाकी इसमें जो भी अभी नए नए स्पीशीज़ मिले हैं उसके बारे में, जैसे जायंट सी स्पाइडर, ओके, हेलमेट जेलीफिश, तो फैंटम जेली, ये सभी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है कि रिसेंटली क्या डिस्कवर हुआ है एंटार्क्टिका रीजन में। तो इसमें ऐसा एक स्पीशीज़ दे दिया जाएगा कि जो डिस्कवर नहीं हुआ है या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ओके। फिर आइस फिश है, ऑक्टोपाई है,
किंग कॉब्स है, तो ये सभी चीज़ आप देख सकते हैं। किंग क्रेब है ये, ओके। तो ये सभी चीज़ें देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि ट्रम्प साहब के जो भी यूनिलैटरल पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से ग्लोबल लेवल में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कल एक आर्टिकल देखा था ना कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्पेशली तो आपके प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज़ की वजह से आपके ट्रेड बैरियर्स दिखाई दे रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की वजह से क्या है, ट्रेड में डिसरप्शन आ रहा है। तो इसीलिए डिफरेंट नेशंस को अभी क्या करना है, यूएसए के अलावा डिफरेंट पार्टनर्स से डील करनी ज़रूरी है। जैसे आपने देखा इंडिया न्यूजीलैंड डील कर रहा है, फिर इंडिया आपके यूके के साथ भी एफटीए टॉक चालू रख रहा है, फिर यूरोपियन यूनियन के साथ भी टॉक जारी है। तो इससे क्या किया जा रहा है, जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, ताकि जो ट्रम्प साहब का यूनिलैटरल डिसीजन है उससे जो भी शॉक क्रिएट हो रहा है उस शॉक को एब्जॉर्ब किया जा सके। और इसमें इंडिया भी कैसे रोल प्ले कर सकता है इस समय पे, उसके बारे में भी कहा गया है। बाकी इसमें जो एक टेक्नोलॉजिकल बैटल भी देखा जा रहा है, ओके। जैसे आपके जो भी हार्डवेयर है, सेमीकंडक्टर चिप है, तो वो यूएसए इंडिया को लिमिटेड सप्लाई कर रही है, जिससे क्या होता है, हमारे जो टेक्निकल जो एबिलिटी है उसको इन्हांस करने में प्रॉब्लम आता है। तो इसमें अभी हमें क्या करना है, अपने देश में खुद ही जो कंडक्टर्स है उनको प्रोड्यूस करने हैं। तो इसके लिए आपने देखा ही होगा कि सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में, आसाम में बैठाए गए हैं, ओके। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी जो मल्टी लैटरल इंस्टीट्यूशन है उसमें जो इरोजन देखा गया है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट में, फिर डब्ल्यूएचओ में, फिर आईसीसी में, ओके, फिर इवन सिक्योरिटी काउंसिल में, डब्ल्यूटीओ में, कॉप के समिट में, तो इन चीज़ों में इंडिया कैसे रोल प्ले कर सकता है, तो इंडिया का लीडरशिप रोल कैसे रह सकता है, इसमें ये चीज़ें भी दी गई है जो कल भी मेंशन किया था, ओके। तो इससे क्या है, अभी कल जो पढ़ा था आपने वो सभी चीज़ें इसमें रिवीजन हो जाएंगी, और रिवीजन रखना ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल ध्यान रखिएगा, इंडियाज़ डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी, कैसे प्रैग्मेटिक लीडरशिप दे सकता है इंडिया। तो ये सेम चीज़ें इसमें इस आर्टिकल में दर्शाई गई हैं कि इंडिया पीवोट इन टाइम ऑफ ग्रेट ग्लोबल चर्न। तो ग्लोबल लेवल में जो हड़कंप मची हुई है, डिप्लोमेटिक लेवल में हो, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में हो, इकोनॉमिक फील्ड में हो, तो उसको कैसे इंडिया वो वेकम को फील कर सकता है और कैसे एक लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, ओके। और कंज्यूमर का एक क्या है, पावर हाउस है, बहुत सारे कंज्यूमर हमारे देश में है। तो इससे हमारा क्या होता है, जो बार्गेनिंग पावर है वो ग्लोबल लेवल में बढ़ता है, और हम क्या है, एक स्टेबल डेमोक्रेसी भी है। तो इसीलिए क्या है, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उसमें अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। जो ग्लोबल साउथ के नेशन है उनके साथ कोलैबोरेट करके ग्लोबल जो प्रॉब्लम है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, ताकि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको दूर किया जा सके। तो इसमें इंडिया का रोल पूछा गया है। तो ये जो आर्टिकल है इसमें ट्रम्प साहब ने जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया वो है, उसके बाद इंडिया का रोल थोड़ा सा इसमें मेंशन किया है एंड में, ओके, इस जगह में। और इसमें क्या है, पूरा रोल मेंशन किया है। पहला क्या प्रॉब्लम है, ओके, कैसे फ्रेगमेंटेशन दिखाई दे रहे हैं आज के ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में भी, और कैसे ग्लोबलाइजेशन डी ग्लोबलाइजेशन में तब्दील हो रहा है, तो इसको कैसे इंडिया प्रोटेक्ट कर सकता है और कैसे एक रोल प्ले कर सकता है इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज़ है उसमें। तो इसमें इंडिया का रोल आप अच्छी तरह से देख पाएंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बन सकता है, पूरी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है क्लियर द क्लाउड ओवर जुडिशरी। तो ये रिसेंटली जो आपके सिटिंग दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, ओके, तो इसमें नाम मेंशन है, आप देख लीजिएगा। तो इनके अगेंस्ट ये चीज़ें उभर के आई कि इनके घर में जब आग लगा था ऑफिशियल रेसिडेंस में, तो जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने गया तो बहुत सारे कैश बरामद हुए। तो अभी ये चीज़ें क्या करती है, आपकी जो जुडिशरी है हमारी, जिनका दायित्व रहता है कि वो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन है और हमारे पीपल के राइट्स के गार्जियन है। तो अभी उसी में अगर कहीं कोई जगह में किसी जज का इस तरह से इतना पैसा बरामद हो जाए, तो इससे क्या करता है, जुडिशरी के ऊपर जो पीपल का ट्रस्ट होता है वो इरोड हो जाता है, और जुडिशरी के ऊपर ही सवाल खड़ा करता है। तो इसमें अभी मैं इसको ब्लैंकेटली ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब जजेस ऐसा करते हैं, ओके, ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन इस आर्टिकल के हिसाब से इसमें जिन जज के ऊपर
जो जज साहब है, एक जज साहब जिनके ऊपर आपका ये अभी जो पैसा मिला है, तो इनको ये लेके अभी क्या है, पूरा एक इरोजन ऑफ ट्रस्ट देखा जा रहा है। इवन जो डेमोक्रेसी है उसको भी एंडेंजर कर रहा है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के लिए जो वैल्यू है, वो वैल्यूज़ कौन प्रोटेक्ट करता है? एग्जीक्यूटिव एक्सेस से या फिर आपके लेजिस्लेटिव एक्सेस से? जुडिशरी। तो इसीलिए जुडिशरी का इम्पार्शियल होना, जुडिशरी का इंटीग्रिटी एकदम स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर आप जीएस पेपर 4 में जुडिशियल इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी कैसे जुडिशरी का जो अकाउंटेबिलिटी है, जुडिशरी में जो ट्रांसपेरेंसी है, जुडिशरी का जो इंटीग्रिटी है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उस रिगार्डिंग चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो अभी कॉलेजियम सिस्टम क्या करता है, आपके जुडिशरी को अपॉइंट करता है, डिफरेंट जजेस को अपॉइंट करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो कॉलेजियम सिस्टम को इस जगह पे क्या करना है, एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करना है, ताकि इस तरह की जो भी आपकी एक्टिविटीज़ देखी गई है उनको रोक लगाया जा सके और पीपल का जो ट्रस्ट है उसको इंटेक्ट रखा जा सके। जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व रखा जा सके। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आपका कोई भी अगर क्वेरी है तो आप 6002417488 में बता सकते हैं हमें। और अभी जो डिस्कशन किया इसमें अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ें आपको और समझनी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप एडमिशन करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। और कोई अगर एडवांस लेवल में है, किसी ने मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो हमसे फ्रीली जुड़ सकते हैं। ओके, आपको डेली बस ये आर्टिकल्स पढ़ने हैं, क्योंकि आपका फाउंडेशन अच्छा ही है। लेकिन जिनका फाउंडेशन अच्छा नहीं है, जो नए सिरे से शुरू कर रहे हैं और जिन्होंने अभी स्टार्ट किया ही है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वो हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। और फीस भी बहुत ही अफोर्डेबल है, आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। और बाकी आपको सिखाने का, पढ़ाने का और एग्ज़ाम को क्लियर कराने का दायित्व हम लेंगे। बस आपको हम जो सजेस्ट करेंगे, आपको जितना सेल्फ स्टडी करना होगा वो करना ज़रूरी रहेगा आफ्टर आवर क्लासेस। ओके, तो इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।